हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी की इस पंचायत में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस चर्चा में जो हमारा करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज थी उसका जो सेकंड पेपर था अर्थात UHC02 उसका डिस्कशन करेंगे और हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि बहुत लोगों की समस्या आती है कि जो फैक्ट्स होते हैं उसको कैसे याद रखा जाए। तो उसके लिए आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग आपस में क्वेश्चन पूछेंगे एक दूसरे से और देखते हैं किसको कितने ज्यादा याद है। दोस्तों, इसका लाभ आप लोगों को तब होगा जब आप लोग हमारे द्वारा जो पूरी टेस्ट सीरीज निःशुल्क में आप लोगों को दी गई है वो हमारा जो प्रीलिम्स ओपन टेस्ट है ग्रुप है वहां पर दी गई है। आप लोगों टेस्ट को दीजिए, मॉडल आंसर देखिए और उसके बाद आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने फैक्ट को याद करने के लिए देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आप लोग समझ लेते हैं कि हमारा एक ओपन टेस्ट होने वाला है जो कि अभी हमारा सेकंड ओपन टेस्ट 7 फरवरी को हुआ था और नेक्स्ट ओपन टेस्ट हमारा 7 मार्च को होने वाला है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ओपन टेस्ट देंगे। और देखिए दोस्तों, जो हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी कमी है अभ्यास की कमी, उसको सिर्फ तब दूर किया सकता है जब आप लोग हमारे साथ मिलकर के, हमारी टीम के साथ मिलकर के टेस्ट को दीजिए और टेस्ट देने के बाद ही आप लोगों का जो है नंबर इंप्रूव होना स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं। हम लोग ने मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट भी किया, जो बच्चे दे रहे हैं, जो सीरियस है उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट किया। लेकिन अब आप लोग को भी समझना होगा कि रिजल्ट एक तरफा नहीं हो सकता। ये बात समझिए कि केवल 800 बच्चे ही मेंस दे रहे हैं और बात यह थी यार हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं, हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं। चलिए ठीक है, मेंस में नहीं है, मान लिया मेंस का। प्री में तो सेम क्वेश्चन है ना दोनों के लिए। प्री में ऑब्जेक्टिव आपके लिए भी, ऑब्जेक्टिव उनके लिए भी है, तब क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है? तो देखिए उसका बेसिक फंडा यही है। अगर हम अपने अंतर मन में झांक के देखें, बेसिक फंडा यही है कि यार प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए। इवन हम लोग ने भी जो 200 बच्चों ने हम लोग का ओपन टेस्ट का ग्रुप ज्वाइन किया जो फ्री वाला था, उसमें से एक बच्चे ने भी टेस्ट नहीं दिया। ये बड़े शर्म की बात है, हिंदी मीडियम के लिए बहुत शर्म की बात है। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। तो ऐसे में आप रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो वही है, जो लोग दे रहे हैं 2 4 10, जो हम लोग का ग्रुप ज्वाइन किए थे, जो 2 4 10 लोग दे रहे हैं, आप देखिएगा उन्हीं का रिजल्ट में नाम भी रहेगा। आप लोग सोचते रह जाएंगे एग्जाम के टाइम में, फिर ये सोचेंगे कि यार अब ये करना चाहिए। थोड़ा मैं हार्श लग रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलना चाहूंगा कि आप एग्जाम के टाइम में आप सोचेंगे, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों में मैंने बहुत देखा है, इस बार प्री अटेम्प्ट छोड़ देते हैं। कैसे भी कुछ नया ऐसा करते हैं कि यार इस बार नहीं, तैयारी नहीं है, जीरो से फिर से करेंगे। और वो जीरो आपकी एज बीत जाएगी, कभी नहीं हीरो बनेंगे। तो शांति से बिल्कुल लग जाइए, टेस्ट दीजिए। इसके वीडियो डिस्कशन ऑलरेडी हो चुके हैं एक बार, और अब हम लोग दिखा रहे हैं कि देखिए आप देखेंगे कि 2 दिन में हम लोग ने 2 महीने के करंट अफेयर डिस्कस कर लिया आमने सामने। तो मुश्किल से 12 दिन हम लोग बैठेंगे साथ में, तो हम लोग का 1 साल का करंट अफेयर्स खत्म। और आप लोग चिल्लाते रह जाते हैं सर करंट अफेयर्स कैसे करना है, करंट अफेयर्स पूरी दुनिया में तबाही मचा देते हैं, सर करंट अफेयर्स तो बाढ़ है पूरा। देखिए आपके सामने हो रहा है सारी चीजें। 2 दिन में 1 महीने का खत्म हो चुका है, दूसरे महीने का चल रहा है, जून का सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी बी सीरियस यार, हम लोग के साथ जितना लगेंगे कंपटीशन आप फील कर पाएंगे। डिस्कशन को खुद की तरह से फील कीजिए। कुछ कमियां हो सकती हैं, हो सकता है कि कुछ आवाजें बैकग्राउंड में नहीं आ रही हो, या फिर शेरू भी डिस्टर्ब करता होगा एक बार, हो सकता है। लेकिन आप लोग ये सोचिए घर पे बैठे हैं, तो घर पे आपको भी इतनी डिस्टर्बेंस होती है। और ये इनफॉर्मल वीडियो है, ये हम लोग बना भी इसीलिए रहे हैं ताकि आप लोग का भी फायदा हो सके। तो जितना दुतरफा रहेगा, जितना आप लोग भी मेहनत करेंगे, हम लोग का भी उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। इससे पहले मैं कहता हूं कि आप लोग जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सुबह 9 बजे वीडियो प्रीमियर होगा और हम सब लोग लाइव रहेंगे वहां पर, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, श्रमिक प्रवासन के हैरिस टुडारो मॉडल ये क्या है? ये अभी क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से, मतलब 1960-70 टाइम में 2 विद्वान थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और ये है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो श्रमिक होते हैं वो किस कंडीशन पर, किस कारण से जाते हैं, उसका ये एनालिसिस करता हुए बताता है कि वहां पर से जो किसान है उनकी इनकम कम है तो इनकम की तलाश में जाता है, या फिर अच्छे जीवन स्तर की पाने के लिए जाता है। तो ये पूरा मॉडल उसके बारे में बताता है। यानी जब वर्तमान मजदूरी उल्लेखनीय रूप से अधिक हो जाती है तो हैरिसो टुडारो मॉडल जो है, हैरिस टुडारो मॉडल ये बताता है कि जब पैसा ज्यादा, उनको मजदूरी ज्यादा मिलने लगता है, तब वो गांव से शहर की तरफ जाते हैं। यानी कि क्योंकि गांव में रहेंगे तो उनका कुछ अपने खर्चे भी कम आएंगे, शहर में जाएंगे तो खर्चे उनके बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जब एक निश्चित मजदूरी दर से ज्यादा पे वो जाते हैं शहर में, तभी जाएंगे जब उनसे निश्चित मजदूरी दर से ज्यादा मिले वहां। और बेसिकली एक बात जो ये भी है कि अभी प्रवसन हुआ है बहुत ज्यादा कोविड-19 का, तो ये न्यूज में आ सकता है। एक 2 और मॉडल है, जैसे रेमेस्टीन का मॉडल है ना, तो ये भी प्रवसन को समझाता है बहुत आसानी से। ली का मॉडल है। तो कुछ ढेर सारे मॉडल्स है, लेकिन एक 2 नाम हमें याद होने चाहिए। अगर पूछेगा, अच्छा जैसे ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे पता नहीं था, हैरिस टुडारो मॉडल का नाम नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में फीलिंग आई यार श्रमिक प्रवसन इतना हुआ है तो यही होगा, मैंने टिक मार दिया और सही था।
मतलब फिर मैंने मतलब सर का वीडियो डिस्कशन देखा था, अभी वही देख रहा था मैं वीडियो डिस्कशन, तो फिर दिख गया कि हाँ सही ही है। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ। ठीक है, बताइए आप लोग कि राष्ट्रीय संचार नीति जो 2018 की है, उसमें ध्यान समझिएगा, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं। जो पहला स्टेटमेंट है कि ये पूरे भारत में लागू है, ठीक है, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसकी एक रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास सूचकांक, उसमें टॉप 50 में आना है। तो दोनों स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है। नहीं, मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान समझिएगा, मैं गलती बोल रहा हूँ सर, आपने समझ में ना आया हो कि वो जो रिपोर्ट मैंने बताई, वो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की नहीं है, वो ITU की है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना कि ये थोड़ा घुमा सकता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम यूनियन क्या? हाँ, एक LTU की है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, ये 6.5 लाख गांव है ना, उन सभी गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है, जैसे अभी हमारे गांव में लगा हुआ है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। अच्छा, इसका शायद अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था कि इसमें क्या है कि अभी इसका लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हाँ। अब इसका लक्ष्य आने 2022 तक के लिए नहीं है, ये 2022 तक के लिए है। अभी जैसे इसमें क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर से आपको उच्च गति, कम से कम वहाँ पे आपको 25 Mbps की स्पीड मिनिमम मतलब देने का रखा गया है लक्ष्य। ठीक है, चलिए। तो अगला प्रश्न है, गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर जो प्रोग्राम है, गोल प्रोग्राम, वो किस मंत्रालय का प्रोग्राम? जनजातीय मंत्रालय की प्रोग्राम है और ये फेसबुक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें किया क्या जाएगा? बेसिकली जो आदिवासी युवा है उनको डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप तो इससे उनको गुणात्मक परिवर्तन होगा। जैसे वो अगर मेंटरशिप मिलेगी तो हो सकता है कुछ अपने जो उत्पाद है उनको अच्छे से बेच पाए, या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई उनको अच्छे से कर पाए, मतलब जो भी अवसर उनके पास है उसका वो अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। तो जो गोल कार्यक्रम है, गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर कार्यक्रम, ये फेसबुक के साथ मिलकर मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो है उसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न गौरव जी आप पूछिए। आप लोग पूछिए, मैं थोड़ा सा कुछ देख रहा हूँ, बता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। बिल्कुल ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है, डाटा ब्लॉक की एक श्रृंखला होती है। मतलब कैसे एक डाटा से जुड़ा हुआ है, इसमें एक बार जो भी डाटा इनपुट हो जाता है उसे आप कोई भी इरेज नहीं कर पाएगा ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यही फायदा है। और प्रत्येक लेनदेन, जो भी लेनदेन होता है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होते हैं और विशिष्ट कोड होते हैं, वो कोड कभी खत्म नहीं किया जाता। जैसे पेटीएम में आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी आप उसमें पेमेंट करने के बाद जो भी 10 रुपये माइनस दिखा रहा है, वो 10 रुपये माइनस आप कभी हटा नहीं पाएंगे। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो गया। आप अपने पेटीएम में भी सीधे इसको देख सकते हैं। जैसे मैं एक चीज बताने वाला था, वही मुझे थोड़ा सा नाम भूल रहा था, इस वजह से सर्च किया। जैसे जो हमारा नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है ना, अभी हम लोग ने देखा था, उसके 3 बड़े मिशन है। 3 बड़े मिशन है, उसका नाम है, एक का है कनेक्ट इंडिया, दूसरे का है प्रोपेल इंडिया, और तीसरा है सिक्योर इंडिया। मेंस में भी यूज करेंगे। कोई भी मेंस में क्वेश्चन आता है, कोई भी मेंस का क्वेश्चन आता है, इवन प्री में भी हो सकता है पूछ दे, कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया, सिक्योर इंडिया, लिख सकते हैं इनमें से किस पॉलिसी का हेडिंग है, तो ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो ये राष्ट्रीय संचार नीति का है कि डिजिटल मिशन का है? नेशनल, वही तो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब डिजिटल संचार, हिंदी यही राष्ट्रीय संचार नीति का नहीं, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति तो अभी हम लोग कर रहे थे ना, राष्ट्रीय संचार नीति कर रहे थे, बट मैं जानता हूँ पार्ट सेम ही है। नहीं, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कर रहे थे। राष्ट्रीय डिजिटल संचार दोनों चीज सेम है, दोनों चीज वो सेम है, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति और वही है। दोनों मतलब सेम है, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए 3 चीजें, पहले सुन लीजिएगा एक बार, 1 मिनट का टॉपिक है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी में 3 मिशन है, कनेक्ट इंडिया, इसके अलावा प्रोपेल इंडिया और इसके अलावा सिक्योर इंडिया, ये 3 मिशन है। कनेक्ट इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे मिशन है, जैसे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, भारत नेट, ग्राम नेट, नगर नेट। अब नगर नेट में क्या है, आपने अभी सुना होगा पीएम वाणी सुना होगा ना, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, तो ये सब है। नगर नेट में 1 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट अर्बन एरिया में बनाए जाएंगे। जन वाईफाई 2 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट रूरल क्षेत्र में, तो जो रूरल क्षेत्र में उसका नाम है जन वाईफाई, और जो अर्बन क्षेत्र में उसका नाम है नगर नेट। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे पूछेगा ना कि नगर नेट किससे संबंधित है, जन वाईफाई, जल्दी हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा जो दूसरा मिशन है प्रोपेल इंडिया, तो प्रोपेल इंडिया में क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट लाएंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सही करेंगे और रीस्किलिंग और ट्रेनिंग देंगे। तीसरा जो सिक्योर इंडिया, वो वही है, डाटा प्रोटेक्शन, नेट न्यूट्रलिटी और सिक्योरिटी टेस्टिंग इंडिया में। तो ये बेसिकली 3 मिशन है इसके अंतर्गत, याद रखना, कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया, सिक्योर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यही चेक कर रहा था कि मुझे उस समय दिमाग से मिस कर रहा था, कनेक्ट और प्रोपेल याद आ रहा था, सिक्योर याद आ रहा था, प्रोपेल नहीं याद आ रहा था। ठीक है, कुछ नाम अजीब सा। तो फिर अगला है ध्रुव।
जो ध्रुव क्या है, हाँ ध्रुव क्या है, हाल ही में चर्चा वाला ध्रुव क्या है? ये अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर है जो कि DRDO द्वारा बनाया गया है। ध्रुव एक हेलीकॉप्टर भी है। ध्रुव एक हेलीकॉप्टर। ये ड्रू है, ड्रू। ध्रुव DRU है, H नहीं है इसमें। ड्रू लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो आप लोग मतलब कंफ्यूज हो जाता है अमूमन कि ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है। एक ध्रुव मिशन भी है, एक ध्रुव शिक्षा मंत्रालय का मिशन है। हाँ, जो बच्चों को हाँ। जो बच्चों को उसमें ये है कि बच्चों को ध्रुव तारा की तरह क्वालिटी एजुकेशन और 2019 के पीसेस पूछा है ये क्वेश्चन। हाँ, तो ये जो DRDO है हैदराबाद में जो DRDO का जो प्रयोगशाला है उसने इसे जो लैपटॉप हो गए, करेंसी नोट हो गए, ये सब फोन टैबलेट ये सब को सैनिटाइज करने के लिए यूवी सैनिटाइजर के तौर पे, ताकि अब तो खैर कोरोना का धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उस समय ये चर्चा में था जून में। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अष्टांग योग के संदर्भ में। ठीक है। अष्टांग योग में कितने योग होते हैं? 8 कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। भैया सब देख के बोलो। हम ट्राई करते हैं, ठीक है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन और एक धारणा, ध्यान समाधि, DDLJ नहीं है, DDS है। ठीक है। तो यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आसन और समाधि, ये 8 जो है अष्टांग योग के अंग हैं। ठीक है, बाकी तो कुछ वो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कौन पूछ रहा है? अगला प्रश्न चलिए मैं पूछता हूँ कि बताइए ILO जो है वो त्रिपक्षीय मंच है, मतलब इसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक तीनों शामिल होते हैं। एकमात्र ऐसा है। एकमात्र ऐसा समझे तो ये किस संधि के तहत ये बना था ये लोग? ये 1914 के अराउंड बना होगा मेरे हिसाब से। आप बताएंगे, ये हिस्ट्री ऑप्शनल। ये स्ट्रक्चर लिखा है। मैं बता सकता हूँ अगर मैं ऑप्शन दो तो। वर्साई की संधि 1919। ठीक है, वर्साई की संधि के तहत ये बना हुआ था 1919। अब निशान अच्छा, स्टेटमेंट अब ध्यान समझिएगा। स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट जो पूछने आ रहा हूँ मैं, तो प्रश्न ये है कि ये बताइए कि इसमें जो संधियां होती हैं क्या इसके सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं? देखिए, दो चीज होती है। एक होती है संधियां, जब अनुसमर्थन कर देंगे तो बाध्यकारी हो जाएगी। जब अनुसमर्थन लोग कर देंगे तो बाध्यकारी हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, जिन राज्यों के द्वारा पुष्टि की जाती है उनके लिए बाध्यकारी हो जाती है। यही है। तो जैसे अभिसमय एक होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, और एक होता है एक जिनेवा प्रोटोकॉल। जैसे एक प्रोटोकॉल हो गया, एक और कुछ होता है ना अभिसमय, कन्वेंशन। तो अभिसमय और प्रोटोकॉल में अंतर यही होता है कि जो प्रोटोकॉल होता है वो अभिसमय की पुष्टि करने के लिए लाया जाता है, और जब लेकिन दोनों का अनुसमर्थन चाहिए। हाँ, दोनों का अनुसमर्थन तो बिल्कुल होना चाहिए। और फिर उसी में एक होता है साइन करना, एक होता है रेक्टिफाई करना। तो जब यहाँ हमारे प्रतिनिधि जाकर वहाँ साइन कर लेते हैं तो होता है कि भारत ने इसका समर्थन कर दिया, और फिर जब हम अपनी विधि निर्माती संस्था से उसका अनुमोदन करवा देते हैं तो हो जाता है कि इसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। रेक्टिफाई को हिंदी में विरल हो जाता है, विरल कर दिया, लेकिन रेक्टिफाई ज्यादा आसान है। अनुसमर्थन। हाँ, मतलब और दूसरी बात ये है कि एक चीज जो इम्पोर्टेंट हो सकती है कि अभी चर्चा में कुछ इसके अभिसमय रहे थे, जैसे 139। हाँ, इनकी 8 अभिसमय है जो भारत में 6 की पुष्टि की है। 2 कौन से छोड़ दिए? घरेलू श्रमिक, हाँ, घरेलू श्रमिक, और एक और कोई है। हाँ, संघ निर्माण से संबंधित। तो 2 रोजगार एवं संघ निर्माण से संबंधित और घरेलू श्रमिकों से 2 छोड़ के भारत में बाकी किए। जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि निम्नलिखित में से कौन से अभिसमयों का भारत ने पुष्टि किया है। हाँ, बिल्कुल। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ सकती है। नहीं, ऐसे जनरली ये पूछ देती है। हाल में चर्चा में रहा कन्वेंशन 139 और 89 की। सिंपल, यूपीएससी बहुत सिंपल पूछती है, लेकिन लॉजिकल पूछती है। जैसे यूएनएससी का पूछ सकती है कि यूएनएससी का ये लेकिन जैसे ये भी लॉजिक हो गया ना कि जैसे घरेलू श्रमिकों के लिए भारत में कोई प्रयास किया ही नहीं है, तो उसमें घरेलू श्रमिक हटा दिया। देखिए उत्तर ऐसे लॉजिक तो हो जाएगा। घरेलू श्रमिक हटाइए, उत्तर आ गया। अगला प्रश्न बताइए आप लोग कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? कुछ एग्जांपल बता दीजिए आप थोड़ा सा। बहुत सारी, जैसे दवाएं हैं, पेट्रोलियम है, उर्वरक है, चीनी है, दाल है, गेहूं है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, अभी बताइए कि ये इसके तहत वस्तु को जोड़ने का काम अथवा हटाने का काम कौन करता है? केंद्र, राज्य अथवा दोनों? जोड़ने का काम तो केंद्र करेगा, हटाने का काम भी केंद्रीय करेगा, लेकिन अंदर क्या कहते हैं, लागू करने का काम राज्य करेगा। इसको राज्यों को भी तो जिम्मेदारी है ना एस्मा लगाने की। एस्मा राज्य लागू कर सकता है, हाँ। लेकिन उस वस्तु में संशोधन के लोगों, हाँ, वो वस्तु जो लिस्ट है वो केंद्र जारी करेगा, लेकिन जो लगाना है लोकल लेवल पे वो तो राज्य के प्राधिकारी तक है। अच्छा, ठीक है। एक नया प्रश्न ये है कि बताइए, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसमें संशोधन किया है जो कि विवाद का भी थोड़ा विषय है। फार्मर प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? 3 के लिए हो रहा है। इसमें एक ही है कि
जो अभी संशोधन आया था, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2019 आया था ना, 2020, उसमें जो 24 MSP वाले फसलें उनको बाहर कर दिया गया था उससे। नहीं, सब चीज को बाहर कर दिया गया, बोला गया कि मतलब मैक्सिमम चीजें बाहर रहेंगी, स्टोरेज पे कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। जब युद्ध या फिर खाद्य सुरक्षा की समस्या रहेगी तब जाके अप्लाई करेंगे। MSP से जो भी 24, हाँ, वो तो इसलिए मेन कारण ये है, मेन कारण ये है। चलिए अगला प्रश्न पूछा होगा सर। तो ये बताना है आपको कि हमारे बॉडी के कुल रक्त का कितना % प्लाज्मा होता है, बताइए। 55% प्लाज्मा होता है, बाकी 45% में क्या होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स। अच्छा ये बताइए, प्रश्न ये है कि प्लाज्मा का रंग क्या होता है? पीला। येलो। और इसका प्रयोग क्या होता है प्लाज्मा का? चार- यूज में क्यों रहा प्लाज्मा? दरअसल बताता हूँ प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। हाँ, जो कोरोना के कारण ना, वो कौन सी मशीन होती है जो रक्त से प्लाज्मा को अलग करती है? यूपीपीसीएस 2020 सेंट्रीफ्यूगल करके है ना, उसका नाम क्या है? फराइन मशीन का नाम याद है? ये यूपीपीसीएस से पूछा, आप लोगों को करिए, मैं देख रहा हूँ। ठीक है आप लोग वो घुमा के निकाल देता है, उस मशीन में डालिए। जैसे हम लोग जो ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो उसके साथ 3 पाउच होता है, वो इसीलिए होता भी है कि उसमें पाउच को इकट्ठे रखेंगे और तीनों अपना छांट लेगा। तो जो प्लाज्मा होता है उसका वो पीला रंग का होता है, 55% हिस्सा जो रक्त का होता है वो प्लाज्मा होता है। और इसका काम क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना, जो ब्लड की क्लॉटिंग है और प्रतिरक्षा प्रणाली के जो प्रोटीन है उसकी आपूर्ति करना, मानव जो मांसपेशियां उसमें सोडियम और पोटेशियम जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी पहुंच को बनाए रखना, और इसके कारण रक्त में पीएच का संतुलन बनाए रखना। बिल्कुल इस प्रकार ये 4 काम आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा के 4 काम होते हैं। ये चारों काम प्लाज्मा और अभी हाल ही में दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। हाँ। ठीक है, तो ये भी इसका नाम वही है, मतलब सेंट्रीफ्यूग ही नाम है। बाकी लोकल प्लाज्मा फेरेसिस भी कई जगह बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूग मतलब आसानी से नाम है, और रोटेट करता है। क्योंकि मैं देखा था इसका वीडियो भी देखा वो था। तो एक मशीन का ही नाम होता है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है निशान सर से। ठीक है, थर्ड क्या है? ये पिछले बार पूछा कई हुआ बार पूछा चुका है, ठीक है, ये मिसाइल कक्षा प्रणाली है, ठीक है। किस देश- निशान सर की आंख बंद करनी पड़ेगी, मॉडल आंसर देख देख किस देश की है? किस देश की होता है? थर्ड पिछली बार पूछा गया था, यही इसका पूछा जवाब था था। एग्जैक्टली। एकदम सेम बात आप लोग कमेंट में बताइए किस देश की है। बता देंगे हम। आप बताइए। 1 ऑप्शन दें? 2 टिक टिक 1 फ्रांस, 3 रूस, 4 ब्रिटेन, भारत। यूएसए। अरे भारत छोड़ दी भैया। यूएसए की है। सही। और उसका क्या है? S500 400 500 अब बना दिया है। 500 का S हमारे दिमाग में वही था, लेटेस्ट बना है। अगला चलिए ठीक है। भारत की कोई है? हाँ, भारत का डीआरडीओ का है ना, कुछ हाँ। लोकल लेवल का है। क्या? भारत का रक्षा प्रणाली। पृथ्वी है, डिफेंस हाँ, है, एयर डिफेंस है। अग्नि है, ये वही है, एयर डिफेंस डिफेंस ही है। है। हाँ, अच्छा बताइए, अश्वघोष ने कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं अश्वघोष ने की? पहला है आपको सौंदरानंद, दूसरा है आपको उषा परिणयम, तीसरा है आपको अमुक्तमाल्यद, और चौथा है आपको जाम्बती कल्याणम। तो ये सब तीनों जो है, तीनों रचनाएं उनकी है, कृष्णदेव राय की। हाँ। सौंदर्यानंद तो उनकी है। हाँ, सौंदरानंद एक और है, बुद्ध चरितम। और ये सबसे बड़ी बात है संस्कृत का है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली में लिखे गए हैं, जो बौद्ध साहित्य है। प्राकृत बौद्ध साहित्य पाली में लिखे अच्छा, गए हैं। पाली। जैन साहित्य प्राकृत में लिखे गए हैं। अच्छा। ठीक है, कैसे याद करना है? जैन में 2 शब्द है और प्राकृत में 3 शब्द है, तो 2 और 3। बौद्ध में 3 शब्द है और पाली में 2 शब्द है, तो 2। बौद्ध हाँ, बौद्ध आधा ध अरे ठीक है सर, बौद्ध। गैस वर्क है अपना अपना दिमाग। वैसे याद रखना है। तो मतलब वैसे याद रखना है, जैसे ये एक एक्सेप्शन है कि सौंदरानंद और बुद्ध चरितम ये संस्कृत में लिखा गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास ही संस्कृत के विरोध में होगा। जो भी समय लौकिक और बौद्ध संस्कृत थी उसके विरोध में हुआ, तो इसीलिए बुद्ध चरित्र। हाँ आगे बताना है कि अश्वघोष किस राजा के शासनकाल में थे? हम बता रहे हैं इसमें। कनिष्क की जो राजगुरु थे, कनिष्क के ठीक है, राज। वेरी गुड, ठीक है, राजा। हिस्ट्री ऑप्शनल। कमाल कर दी। कनिष्क के राजगुरु थे, बिल्कुल। अच्छा, एक किसी में आता है, क्या नाम है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, नागार्जुन। नागसेन के द्वारा लिखी गई है। हाँ, तो मिलिंद पन्हो उसका मतलब वो ये पाली भाषा का ग्रंथ है, उसका है मिलिंद के प्रश्न, उसमें जवाब दिया गया। तो ये भी पाली भाषा में, जैसे कंफ्यूजन होना, संस्कृत में केवल 2 ही प्रमुख ग्रंथ हैं, और भी हो सकते हैं। तो प्रमुख ग्रंथ है ये 2, सौंदरानंद और बुद्ध चरितम। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसी काम का नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। फालतू। हाँ, आगे बताइए कि जो हाल में चर्चा में रहा है केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद, वो कौन सा निकाय है निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन आपके पास संवैधानिक, सांविधिक, और आप कह सकते हैं जो मंत्री निर्देश द्वारा निर्मित, और चौथा है आपका कि
योजना आयोग की तर्ज पर बना हुआ निकाय है। बताइए रमन सर। देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर, मैं क्लियर करता हूँ। ये जो निकाय है जिनके बारे में बताया था कि केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद है, CEGC, ये मनरेगा के तहत बनाया गया है। तो ये सांविधिक निकाय, देखिए दो चीज समझिएगा, दो चीज होती है जो मेनली ये डाउट कई बार पूछा गया प्रीलिम्स वाले जो हम लोग का ग्रुप है, बता दीजिए भाई कि उसमें एक होता है सांविधिक निकाय, जिसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, और एक होता है संवैधानिक निकाय। तो दोनों में अंतर ये होता है कि संवैधानिक निकाय जो होता है वो संविधान के किसी अनुच्छेद के द्वारा बनाया जाता है, तो संविधान में उसका वर्णन होता है कहीं पर, ठीक है। और जो सांविधिक निकाय होता है वो किसी विधेयक के द्वारा, कानून के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 338B, ठीक है, 338A, हाँ, B है NCBC, OBC आयोग। अच्छा, एक चीज जो हम लोग के प्रीलिम्स ग्रुप में कल पूछी गई थी, डाउट था, वो मैं डिस्कशन कर देता हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था कि आज वाले पंचायत में डिस्कशन कर दिया गया। तो एक डाउट आ रहा था, पूछा जा रहा था सर कार्बन स्पेस और कार्बन ट्रेडिंग ये सब क्या है। तो देखिए सीधी बात है, मैं चीजों को समझा देता हूँ यहाँ पर ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा सा। होता ये है कि अपने को जो टारगेट है, क्योटो प्रोटोकॉल था पहले, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से था कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम किया जाए, ठीक है। अब कितना कम किया जाए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ये एक बड़ी बात आती है, कितना कम करना है। तो डिसाइड ये हुआ कि भाई देखो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा तो प्रलय आ जाएगी, ठीक है। तो वही हो जाएगा, वो कौन सा वो है कि हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ सिरा की शीतल छांव, एक पुरुष वीरे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, है ना। तो ये वाला दोहा, तो मतलब दोहा या कविता सही हो जाएगी। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए डिसाइड किया गया कि मान लो कुछ 1000 गीगाटन कार्बन ही हम उत्सर्जित कर सकते हैं। तो जितना उत्सर्जित कर सकते हैं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बढ़े, इससे ज्यादा ना बढ़े, उसी बोलते हैं कार्बन स्पेस। कि इतना तो चलो अनुमत है, हालांकि ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, लेकिन मैं समझाने के लिए कि 1.5 से 2 डिग्री का भी ये जो रेंज है इसको बोलते हैं लोग कार्बन स्पेस की। अब जितना हमारा पूर्व औद्योगिक स्तर था, जितना तापमान था, उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्बन हम लोग और उत्सर्जित कर सकते हैं, तो जितना बचा वो होगा कार्बन स्पेस। अब क्या हो रहा है कि भाई देखिए, होता यह है कि बड़ी कंट्रीज है, जैसे कुछ अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, तो ये क्या कहता है कार्बन फुटप्रिंट इनका बहुत ज्यादा है, बहुत हाई उत्सर्जन करते हैं ये लोग, ठीक है। इंडिया हुआ, कुछ अफ्रीकन कंट्री बहुत कम ये लोग कार्बन उत्सर्जित करते हैं। जो गरीब देश है इनको विकास के लिए क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए और कार्बन उत्सर्जित करना ही पड़ेगा भाई। विकास के लिए वन काटेंगे, ईंधन चाहिए, हाँ, चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो भी है थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे तो कार्बन उत्सर्जित ज्यादा होगा। तो व्यवस्था ये बनाएगी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लाएगा, व्यवस्था ये बनाएगी कि भैया कार्बन ट्रेडिंग कर लेते हैं। मान लो यूएसए को 200 टन कार्बन उसको स्पेस मिला हुआ है कि इतना ही वो उत्सर्जित कर सकता है, और उसको रिक्वायरमेंट है, जो उनका ग्रोथ रेट चल रहा है कि उनको 250 टन कार्बन की आवश्यकता है। तो वो क्या करेंगे, 50 टन कार्बन किसी से खरीदेंगे, और कौन बेचेगा, इंडिया जैसे देश। जैसे मान लो इंडिया को अलाउ है 150 टन कार्बन, और इंडिया खर्च केवल 100 टन ही कर पा रहा है क्योंकि विकास कम है, तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, तो 50 टन कार्बन ये बेचेगा। इसी को कहेंगे कार्बन ट्रेडिंग। अब क्या होता है, ये कार्बन ट्रेडिंग होती कैसे, ये मार्केट रेट पे होती है, पहली बात, जो मार्केट में डिमांड सप्लाई होता है उस पे बेस्ड होती है। दूसरी बात ये, इसके कई तरीके होते हैं, तो इसके लिए आपको क्योटो प्रोटोकॉल एक बार देखना चाहिए। अभी उसको चेंज करके जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, पेरिस समझौते में उसको चेंज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म बना दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा और देखेंगे। जो मेन डाउट था कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है तो वो बता दी, कार्बन स्पेस क्या होता है, ये 2 मेन डाउट थे, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जैसे इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पे पूछा था, हाँ, किससे रिलेटेड है, एसडीएम पे भी पूछ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, हाँ, किससे रिलेटेड है, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, ऐसे पूछ देगा, या फिर दे देगा कि गाली। तो अब अपने को गाली नहीं देना है, अपने को टिक करना है पेरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट न्यूज में आया है, क्यों बताइए। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट था, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया श्यामा। और दीनदयाल गुजरात वाला कांडला, कांडला है कहाँ, निशान सर आप बताएंगे। गुजरात में है तो नहीं कच्छ की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी में। प्रश्न ये निशान सर क्वेश्चन ये है कि कच्छ की खाड़ी में कि गुजरात खंबात की खाड़ी में, अभी कच्छ की किससे खाड़ी में, रिलेटेड, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ खाड़ी में कि खंबात में, नहीं कच्छ की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी, और एक ज्वारी बंदरगाह है, पक्का ना, पत्थर लिखा हुआ है सर, देख ठीक है। लीजिए। अभी आप पूछने वाले हैं, ये बताएंगे तो नहीं लिखा है, हम बताएंगे। नहीं कोई बात नहीं, एकदम दोनों की बात। अभी क्वेश्चन और बनता है, हाल में ही रोरो फेरी सुविधा शुरू की गई, घोघा से दहेज, रोरो फेरी सुविधा कहाँ से, घोघा कहाँ है, मतलब कि कच्छ में है कि खंबात में है, किनारे। चलिए ठीक है, वेरी गुड। रोरो फेरी होता है क्या, लास्ट क्वेश्चन,
ये होता है कि सामानों को ले जाने के लिए लगभग 10 किलोमीटर में ही हो जाएगा और बाकी 300 घूम के जाना पड़ेगा। जैसे रोरो फेरी मतलब आमने सामने के पोर्ट्स को जोड़ देना। पॉकेट पोर्ट कहा जाता है। हाँ। मैं दिखा दूंगा। इधर जाइए तब। उनको पॉकेट पोर्ट कहा जाता है ना सर, जो आमने सामने ये मैप थोड़ा सा बहुत छोटा है ना, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे ये है खंबात की खाड़ी, तो यहाँ पर है भावनगर, यहाँ पे दिख रहा होगा सूरत, भरूच यहीं पे है, भावनगर से भरूच। तो ये देखिए, जब पहले भावनगर से आपको भरूच जाना है तो ऐसे घूम के ये हाईवे पकड़ के आप जाएंगे लगभग 300 किलोमीटर। यहाँ पे क्या, यहाँ पे पोर्ट बना दिया है रोरो फेरी, ये सीधा सीधा सामने सामने कनेक्ट करेगा सामान को। तो भावनगर से भरूच, घोघा से दाहेज, ठीक है, ये जगह का नाम है। और यहाँ पर सीधे सीधे ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। गुजरात का मैप है क्या इधर? गुजरात का स्पेसिफिक मैप नहीं है, ठीक है, होगा बाद में देख लेंगे फिर। चलिए, ठीक है। डिस्कस कर दिए, हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए पूछिए सर। इसका सर नेक्स्ट तो अम्फान और निसर्ग हम लोग पिछले 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। इसको जोड़ देते हैं। वेरी गुड। अगला बताना है कि अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट नदी कौन सी है? पहली है नील हाँ। और दूसरी कांगो। कांगो नदी है, ठीक है। अफ्रीका की तो लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं ना, एक तो लॉन्गेस्ट होगी, तो लॉन्गेस्ट नील है, लार्जेस्ट तो कांगो ही है। लार्जेस्ट कांगो ही होगा। देखिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट नदी कांगो है, बिल्कुल। तो अफ्रीका की तो पहली होगी कि सबसे बड़ी नदी अमेजन। लार्जेस्ट का मतलब अगर लंबाई में है, ठीक है, सही बोल रहे हैं ना? देखो अगर लंबाई का मतलब है नील नदी है, हाँ। अगर जल निर्वहन की मात्रा है तो कांगो नदी है। कांगो नदी है। लार्जेस्ट मतलब अपवहन तंत्र खूब बड़ा और भारी हो, सही बोल रहे चारी हैं। नदी के नाम से किसको जाना जाता था? कांगो। कांगो को, ठीक हाँ। है। अच्छा, ये जल कहाँ विसर्जित करती है? हिंद महासागर, अटलांटिक? अटलांटिक में नहीं, हाँ, अटलांटिक में ही करती है, क्योंकि उल्टा ऐसे घूम के आती इस है। बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ध्यान है अटलांटिक ना? में। जाम्बेजी नदी, मेरा गलत हो गया था, ऐसे लगा यार कहाँ है, तो कुछ भी मार दिए, फिर गलत हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व में जो भी 13% बिजली उत्पादन है उसका टोटल 13% ये नदी कर सकती है। नदी, हाँ, नदी जल विद्युत उत्पादन का 13% क्षमता ये रखती है अकेले इधर। और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात किसी पर है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पे है? तो आंसर होगा कांगो, ठीक है। और चलिए, मकर रेखा को कौन 2 बार काटती है? मकर रेखा, एक तो कर रेखा लिम्पोपो। हाँ, लिम्पोपो। तो ये अब कर रेखा को माही, नहीं वही सोच रहे थे, कर रेखा को माही, माही 2 बार काटती है, ठीक है। माही पे, ठीक है। अगला, स्पंदन प्रोग्राम, हाल ही में चल रहा था ठीक है। स्पंदन प्रोग्राम, हाँ। ये किस मंत्रालय मतलब कहाँ की पहल? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। पुलिस वाले आजकल क्या है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन। बेसिकली उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए बिल्कुल। education। तो ये इसमें क्या था, संगीत सेशन है, परामर्श वगैरह है, योग है, मेडिटेशन है, और प्राणायाम हम है। कहते हैं कि पुलिस वाले ज्यादातर आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं, वो छुट्टी नहीं दी जा रही है, मतलब मैक्सिमम 20 हाँ, तो मिनट उसी के लिए है ये, मतलब- उसी के लिए काउंसलिंग सेशन, कैसे आप तनाव को कम करें, या ज्यादा वर्कलोड है तो उसको आप कैसे कम करें। इसका कैसे- लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछिए करो सर। तो ये बताइए कि जो प्रायद्वीपी भारत है, तो आपको बताना है प्रायद्वीपी भारत की कुछ नदियों का नाम बता रहा हूँ, बताना है कि कहाँ पे जल प्रवाहित करती हैं। तो जल्दी जल्दी क्विज की तरह से होगा, मतलब तुरंत आंसर दे रहे हैं। जोग या शरावती नदी? शरावती आती है इधर, इधर नहीं सर, पश्चिम 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 मतलब अरब सागर या बंगाल अरब खाड़ी, सागर, आंसर अरब देना है। सागर। ठीक है। मांडवी, गोवा में है, ये भी अरब सागर। अरब सागर की, ठीक है। तापी, तापी, ये भी अरब अरब सागर। अरब सागर। नर्मदा, ये भी अरब सागर। कृष्णा, नहीं, बंगाली खाड़ी, पेरियार, अरब सागर। ठीक है, बस ये आज- गोदावरी, बंगाल खाड़ी। डेल्टा बनाती है, केजी बेसिन। हाँ, ठीक है। चलिए, तो आज का दोस्तों यहीं पे हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, प्रीलिम्स की जो ओपन टेस्ट है वो तो अवश्य दें। देखिए, पेड का आपके पास बहाना हो सकता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ और दिक्कत है, आप कोई और बढ़िया कोचिंग वाली सोच रहे होंगे ज्वाइन करने का, जो कि होती नहीं है वाकई में, आप वो करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन टेस्ट तो फ्री है, आराम से दीजिए, डिस्कशन करिए, ओपन ग्रुप रखा गया, वहां पर डिस्कशन करिए, हमें भी समझ में आएगा कि आप लोग। और हम लोग देखिए, हम लोग चाहते हैं कि यार हिंदी मीडियम को बहुत शर्म की बात है, हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए, और आप लोग सहायता करेंगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपनी कर्तव्य मानिए कि अनुच्छेद 51 का में जो 12वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाएगा वो यही होगा, यूपीएससी हिंदी को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना है। दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।